हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है एक लड़का भागकर एक बड़े से घर की तरफ आ रहा होता है। तभी उसके पीछे एक और आदमी आता है और जो पहले वाला बंदा होता है उसकी डेथ हो जाती है। तभी हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो भागकर यहाँ से कहीं जा रही होती है। वो कार को रोकने के लिए कार के सामने आ जाती है। इसके बाद हमें कहानी शुरुआत से दिखाई जाती है जहाँ पर मैरी फ्लावर्स की पेंटिंग बना रही होती है क्योंकि इसे फ्लावर्स बहुत ही ज्यादा पसंद होते हैं। अभी वो फ्लावर्स के ऊपर एक इंटरव्यू भी सुन रही होती है एक सर्जन का जो कि प्लास्टिक सर्जरी करता था, जो कि बहुत ही ज्यादा काइंड हार्टेड होता है। उसे सुनने के बाद मैरी को लगता है शायद ये मेरी कोई मदद कर सकता है। तभी उसका हस्बैंड वहाँ पर आकर बोलता है, अरे ये पेंटिंग तो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती है। इसके बाद मैरी उसका नाम रख देती है सेल्फ पोर्ट्रेट, यानी कि मेरी पेंटिंग। उसका पति बोलता है, अच्छा अगर ये तुम्हारी पेंटिंग है तो इसे मैं अपनी कंपनी में किसी को नहीं खरीदने दूंगा, मैं खुद ही इसे खरीद लूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई मेरी वाइफ को या फिर उसकी पेंटिंग तक को देखे। इसके बाद वो उसे डिनर पर लेकर जाता है जहाँ पर वो काफी ज्यादा सुंदर दिख रही होती है। तभी उसके पति को कोई इम्पोर्टेंट कॉल आ जाती है, जिसके बाद मैरी फिर से उसी डॉक्टर के इंटरव्यू को देखना स्टार्ट कर देती है जिसका नाम जून होता है। उसका पति उसे बताता है, मुझे किसी काम से कंपनी में जाना पड़ेगा, इसलिए तुम अपने आप ही घर चली जाना। लेकिन उसने अपने बॉडीगार्ड उसके साथ लगा दिए होते हैं जो कि हमेशा ही उस पर नजर रखते हैं। रास्ते में उसे जून का क्लिनिक मिलता है, लेकिन वो बॉडीगार्ड को बोलती है मैं आर्ट गैलरी में जा रही हूँ। आर्ट गैलरी फर्स्ट फ्लोर पर थी तो इसलिए लिफ्ट में भी वो यही डालती है और फर्स्ट फ्लोर पर आने के बाद वो आगे स्टेयर्स के थ्रू जाती है डॉक्टर से मिलने के लिए, जहाँ पर ये लोग किसी और डॉक्टर के बारे में बात कर रहे होते हैं। ना जाने वो एक दिन में कितनी सारी सर्जरी कर देता है, वो भी पैसों के चक्कर में। अगर कभी कुछ गलत हो गया तो इधर जून के पास एक लड़की आती है जिसके हाथ पर एक मार्क होता है। वो उसे बोलता है, अब तुम स्लीवलेस कपड़े खरीदना स्टार्ट कर दो क्योंकि ये निशान गायब होने वाला है। लेकिन जैसे ही उसके क्लिनिक में मैरी आती है, जून उसे देखकर सोच रहा होता है ये लड़की पहले से ही इतनी ज्यादा सुंदर है तो इसे प्लास्टिक सर्जरी की क्या जरूरत है। और उसके पति को जैसे ही पता चलता है कि उसकी वाइफ यानी कि मैरी आर्ट गैलरी में गई है तो वो तुरंत जांच पड़ताल करवाना शुरू कर देता है। इधर मैरी जून को बोल रही होती है, प्लीज मेरा फेस बिल्कुल चेंज कर दो ताकि कोई भी मुझे पहचान ही ना पाए। वो बोलता है, मैं भगवान थोड़ी हूँ जो मैं तुम्हारा पूरा फेस ही बदल दूँ, मैं बस छोटी मोटी सर्जरी कर कर तुम्हारा नया नक्शा बदल सकता हूँ। वो बोलती है, आपने इंटरव्यू में बोला तो था कि आप किसी की भी लाइफ चेंज कर सकते हैं, तो मेरी भी लाइफ को बदल दीजिए ना, मेरे इस फेस ने मेरी लाइफ को बर्बाद कर दिया है। वो बोलता है, आप मुझे अपनी प्रॉब्लम तो बताइए, शायद मैं कोई और सोल्यूशन निकाल सकूं। जिसके बाद वो उसे मना कर जाने लगती है। जून से बोलता है, ऐसे भागने से काम नहीं चलेगा, अगर आपको आपके फेस के लिए कोई कुछ बोलता है तो आपको उसका सामना करना चाहिए और अगली बार अगर मेरे पास आओ तो मुझे बता देना कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। वो सोच रही होती है कि मैंने अपने पति से बचकर भागने की कितनी ज्यादा कोशिश की, लेकिन उसका पति इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो हमेशा उसे पकड़ ही लेता था। वो बोलता है, तुम्हें क्या लगता है अपना नेम और आइडेंटिटी चेंज करने के बाद तुम मुझसे बच जाओगी, पर तुम्हारा इस फेस का क्या होगा, इससे मैं तुम्हें पहचान ही लूंगा। नीचे फ्लोर पर जो आर्ट गैलरी होती है वो भी जून की ही होती है, जो कि जून की फ्रेंड संभालती थी और वो जून को पसंद भी करती थी। इसके बाद मैरी अपने बड़े से घर में लौट आती है जो कि उसके लिए किसी जेल से कम नहीं था। उसका पति उससे पूछता है, क्या आज तुम आर्ट गैलरी गई थी? की मारी उसके हाथ से तो प्लेट ही छूट जाती है। वो उसे बोलता है, तुम्हारी नेक कितनी ज्यादा सुंदर है ना, और उससे अच्छी बात यह है कि सिर्फ मैं ही हूँ जो इसे टच कर सकता हूँ। इधर जून को अपनी आर्ट गैलरी में से एक पेंटिंग को चूज कर विनर घोषित करना था और वो इस पेंटिंग को चूज करता है। इधर इसका हस्बैंड बहुत ही ज्यादा खड़ूस था, लेकिन उसके पति का बाप इससे भी ज्यादा खड़ूस था, जिससे घर में सब लोग डरते थे। उसका छोटा बेटा आज कॉलेज से लेट आता है तो वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। मैरी से बचाने की कोशिश करती है तो वो मैरी को ही मारने वाले थे, लेकिन उसका पति रोक लेता है, प्लीज डैड आप शांत हो जाइए, यानी कि ये भी अपने डैड से डरता है। इसके बाद वो मैरी के ही पीछे पड़ जाते हैं, तुम्हारी शादी को 5 ईयर हो गए हैं लेकिन अभी तक तुम प्रेग्नेंट क्यों नहीं हुई? इस घर का कोई भी इंसान किसी काम का नहीं है। मेड बोलती है, मैं इसके लिए हर्बल मेडिसिन मंगाऊंगी। उसका पति काम पर जा रहा होता है। वो मैरी को बोलता है, प्लीज तुम डैड के सामने मत आया करो, उनका गुस्सा ऐसा ही है।
यानी कि वो उसकी परवाह भी करता था। वो उसे बोलता है, मैंने काफी टाइम से तुम्हारे फेस पर स्माइल नहीं देखी, तो मुझे स्माइल कर दिखाओ। लेकिन उसके फेस पर स्माइल नहीं आती। उसके जाते ही वो सारी दवाइयों को गिराने लग जाती है, जो कि उसका पति देख लेता है और बोलता है, अच्छा तो पिछले 5 सालों से तुम ये कर रही हो। वो बोलती है, मुझे बेबी नहीं चाहिए क्योंकि मुझे मालूम है अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो तुम हमेशा के लिए मुझे इस घर में लॉक कर दोगे। वो बोलता है, मैं तुम्हें लॉक क्यों करूँगा भला, मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ ना। अगर तुम प्रेग्नेंट हो जाओगी तो तुम्हें मेरे डैड के ताने नहीं सुनने पड़ेंगे। वो बोलती है, इसे तुम प्यार कहते हो? मुझे यहाँ पर ऐसे बांध कर रखा जाता है जैसे कि मैं कोई डॉल हूँ। मैं अपनी मर्जी से यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकती। जिस पर वो उसे पेंटिंग्स दिखाने लग जाता है। देखो, तुम्हें पेंटिंग करने का शौक था तो मैंने तुम्हें ये सब कुछ दिया। वो बोलती है, लेकिन मैं अपनी पेंटिंग्स को बस स्टोर में नहीं रखना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मैं इन्हें सेल करूँ ताकि सभी को पता चले कि ये मैंने बनाई हैं। लेकिन तुम तो मुझे पूरी दुनिया से छुपा कर रखना चाहते हो। वो बोलता है, तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन मेरे पास रहकर। वो बोलती है, जब मैं तुम्हारी मोम के बारे में सुनती थी ना, मुझे काफी ज्यादा बुरा लगता था, लेकिन अब तुम मेरे साथ भी बिल्कुल वैसा ही कर रहे हो। मुझे मालूम है तुम मुझसे बस इसलिए प्यार करते हो क्योंकि मेरा चेहरा तुम्हारी मोम जैसा है। मुझे तो तुम्हारी मोम पर दया आती है। इतना सब कुछ सुनने के बाद उसका पारा तो हाई हो जाता है और वो पर्दे बंद कर देता है। मैरी तो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और सीन यहीं पर कट होता है। इधर जून अपने फ्रेंड के साथ गांव में आ जाता है, जहाँ पर उसकी मोम एक बीमार लड़की की बहुत ही ज्यादा केयर कर रही होती है, जो लड़की फिलहाल कोमा में होती है। उस लड़की से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। इधर मैरी का उसके पति ने जो हाल किया था उसके बाद वो उठ कर आती है तो सर्वेंट उसे बताता है, सर ने आपके लिए ये ड्रेसेस भेजी हैं और आपको डिनर पर बुलाया है, जो कि पिछली बार अधूरा रह गया था। इधर जुन का फ्लावर्स और पेंटिंग में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट होता है। वो इस पेंटिंग को देखकर बताता है, इसका मतलब है कि ये फूल मरने वाले हैं। लेकिन इस पेंटिंग का नाम किसी ने ये क्यों लिखा है कि सेल्फ पोर्ट्रेट। वो उस पेंटिंग के ओनर का पता लगाने के लिए बोल देता है ताकि वो उसे प्राइज दे सके। इधर मैरी को उसकी फ्रेंड बताती है कि तुम विनर बन गई हो, तुम्हारी पेंटिंग एग्जीबिशन में फर्स्ट आई है। एक्चुअली में उसकी सारी पेंटिंग उसका पति अपने पास ही रख लेता था, लेकिन उससे छुपकर उसने इस पेंटिंग को एग्जीबिशन में भेजा था। वो इस बारे में बात करने के लिए अपनी फ्रेंड से मिलने जाने वाली थी। तब वो अपने बॉडीगार्ड को बोलती है, मैं अपनी मोम से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जा रही हूँ, इसलिए तुम मुझे डिस्टर्ब मत करना। पर वहाँ से पीछे वाले रास्ते से वो अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए चली जाती है, जो कि यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई होती है। लेकिन इधर उसके पति को पता चल जाता है कि मैरी हॉस्पिटल जाने के बहाने किसी रेस्टोरेंट में चली गई है। इसके बाद वो गुस्से में वहीं के लिए निकल पड़ता है, जहाँ पर वो देखता है उसकी वाइफ किसी लड़की के साथ बैठे हुए बात कर रही है। इसके बाद वो उसके पास आकर उससे घर चलने के लिए बोलता है। वो भी चुपचाप उसके साथ चली जाती है। वो बोलता है, तुम उस लड़की के सामने कुछ ज्यादा ही मुस्कुरा रही थी, लेकिन जब मैंने तुम्हें कहा था तब तो तुमने स्माइल नहीं की और तुम मुझसे दोबारा भागने की कोशिश कर रही थी क्या? तुम्हारे इन्हीं कामों की वजह से मुझे तुम्हारे साथ बॉडीगार्ड रखने पड़ते हैं। तुम सुधरती क्यों नहीं हो? वो बोलती है, वो तो मेरी फ्रेंड का बॉयफ्रेंड था। लेकिन उसका पति बोलता है, तुम झूठ बोल रही हो और आज के बाद तुम अपनी मोम से मिलने के लिए भी अकेले नहीं जाओगी, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। बोलती है, मेरी मर्जी है, मैं कहीं पर भी जा सकती हूँ, चाहे अपनी फ्रेंड के पास या अपने मोम के पास। इस पर वो उसे चाटा मारने वाला होता है। मैरी बोलती है, हाँ मारो ना, मारो इस फेस पर और इसे बिगाड़ दो। लेकिन मुझे मालूम है तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि तुम इस फेस से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हो। जिसके बाद वो रुक जाता है। कुछ टाइम के बाद उसे फिर से मैसेज आता है कि हमारा डिनर तो अधूरा रह गया, तुम अच्छे से तैयार होकर आ जाना। लेकिन इसका बहुत ही ज्यादा मूड खराब होता है। वो अपने बाल काटना शुरू कर देती है ताकि वो अपने पति को बदसूरत लगने लग जाए और डिसाइड करती है वहाँ से भागने का। इवन उसके लिए उसके हस्बैंड ने एक नेकलेस भी भेजा होता है, इसे तुम पहन कर आना। लेकिन वो तो उसे वहीं पर छोड़कर चली जाती है। जिसके बाद बॉडीगार्ड उसके पति को बता देते हैं कि आपकी वाइफ भाग गई है। जिसके बाद वो अपने घर के अंदर और बाहर की सीसीटीवी फुटेज चेक करने लग जाता है। इधर मैरी भागकर उस सर्जन के पास आ जाती है, यानी जून के पास। इसे बॉडीगार्ड से छुपना था, इसलिए अभी वो उससे मिल नहीं पाती। वो जून का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाती है। उसका पीछा करते हुए उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, इसलिए वो उसके घर के बाहर ही बेहोश हो जाती है। जून भी देख लेता है ये तो वही लड़की है और उसे अपने घर के अंदर ले आता है। घर पे आने के बाद वो देखता है उसकी वाइफ भाग गई है और ऊपर से उसके नेकलेस को ऐसे ही फेंक कर चली गई है। उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। इसके बाद वो अपने सारे आदमियों को अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए भेज देता है। बारिश में मैरी भीग चुकी होती है, इसलिए जून उसे अपनी वाइफ के कपड़े पहनने के लिए देता है।
वो बोलता है अगर तुम मुझे बताना नहीं चाहती तो हम पुलिस को कॉल कर सकते हैं कि तुम्हारा कोई पीछा कर रहा था, जिस पर वो उसे अपनी बॉडी दिखाती है। जुन तो अपना मुंह ही फेर लेता है, लेकिन तभी वो देखता है उसके हस्बैंड ने उसे मार मार कर बुरा हाल कर रखा है। वो बोलती है प्लीज मेरी हेल्प करो, मेरे इस फेस ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, मेरा फेस बदल दो। इधर उसका पति जैसे ही मैरी के कटे हुए बाल देखता है तो उसे खुद पर भी बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। इधर मैरी जुन को बता रही होती है शुरुआत में मेरा पति ऐसा नहीं था, वो काफी अच्छा था। जब वो मुझे फर्स्ट टाइम मेरी यूनिवर्सिटी में मिला था, वहाँ पर मैरी ने खुद की एक पेंटिंग बनाई हुई होती है। उसका पति तो उसे देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि उसकी शक्ल बिल्कुल उसकी मॉम से मिलती थी और उसे जीता जाता देखने के बाद उसे तो रोना ही आ जाता है। बोलती है भले ही वो मुझे कितना भी मारे लेकिन वो मेरे फेस को हाथ नहीं लगा सकता क्योंकि वो इस फेस को खराब नहीं करना चाहता। मेरी शक्ल उसकी मॉम से जो मिलती है, लेकिन इस फेस के चक्कर में मेरी जिंदगी नर्क बन गई है। बोलता है फेस को चेंज करना कोई सोल्यूशन नहीं है, तुम्हें पुलिस को बता देना चाहिए। वो बोलती है तुम्हें क्या लगता है मैंने कुछ किया नहीं, मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया है पर वो हमेशा मुझे पकड़ लेता है। वो बहुत ज्यादा अमीर है और ऊपर से उसके पास बहुत ज्यादा पावर भी है। लेकिन जुन बोलता है मैंने ऐसी सर्जरी पहले कभी नहीं की है जिससे मैंने पूरा फेस ही चेंज कर दिया हो, इसलिए मैं इसका रिस्क नहीं लेना चाहता। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है यहाँ पर मैरी के पति ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया हुआ होता है। मैरी बोलती है अभी हमें मिले हुए 1 महीना भी नहीं हुआ है, तुम मुझे डायरेक्ट शादी के लिए प्रपोज कैसे कर सकते हो। वो उसे बोलता है मैं फर्स्ट एंड लास्ट टाइम किसी लड़की के आगे झुक रहा हूँ, इसलिए प्लीज तुम मुझे एक्सेप्ट कर लो। वो बोलती है मुझ में ऐसी क्या बात है जो तुमने मुझे चूज किया, बाकी लड़कियों को नहीं। वो बोलता है बाकी लड़कियां तुम नहीं है। वो बोलती है मैं अभी शादी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरी मॉम बहुत ही ज्यादा बीमार है। वो बोलता है ठीक है मैं तुम्हारी मॉम के सारे खर्चे उठाऊंगा। इसके बाद वो हाँ बोल देती है क्योंकि वो कैसे भी कर अपनी मॉम को ठीक करना चाहती थी, जिसके लिए उसके पास पैसे नहीं थे। लेकिन इस तरीके से वो उसके चंगुल में फंस जाती है। इधर जब इसके बंदे को मैरी कहीं पर नहीं मिलती तो वो बोलता है कोई बात नहीं मेरे पास आइडिया है, मैं खुद ही उसका पता लगा लूंगा। तभी यहाँ पर जुन की फ्रेंड आ जाती है और उसे बोलती है जो दूसरा सर्जन है जो पैसों के चक्कर में बहुत सारी सर्जरियां करता रहता है, उसने आज एक गड़बड़ कर दी है। जिसके बाद जुन उसे वहीं पर छोड़कर जल्दी से हॉस्पिटल में चला जाता है। इधर मैरी ने उसके दिए हुए कपड़े पहन लिए होते हैं, लेकिन तभी उसे घबराहट होना शुरू हो जाती है क्योंकि उसके पति ने उसे कहा था कि तुम मुझे छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकती हो, क्योंकि तुम्हें पता है ना तुम्हारी बीमार मोम जिसे तुम बहुत ज्यादा प्यार करती हो वो मेरे कब्जे में है। याद करने के बाद वो जल्दी से बाहर आती है और अपनी मोम के पास कॉल लगाती है और पूछती है क्या मेरी मोम ठीक है। नर्स बोलती है आपकी मोम की तबीयत अचानक से बिगड़ गई है। इसके बाद वो अपनी मोम को देखने के लिए निकल जाती है। जून जैसे ही घर वापस आता है तो वो देखता है मैरी तो घर पर है ही नहीं। ये अपनी मोम को आकर देखती है जो कि एकदम सही सलामत होती है, लेकिन यहाँ पर उसका डेविल पति बैठा हुआ होता है जो उसका ही बैठकर वेट कर रहा होता है। वो बोलता है चलो घर चलो, तुम्हारी मोम को बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी तुम्हारी। मैरी भी कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि वो अपनी मोम को हर्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो उसके साथ चली जाती है। इधर अर्जुन अपनी फ्रेंड को सारी बात बताता है कि एक लड़की ने आकर मुझसे रिक्वेस्ट की। वो बोलता है उसका इतना सुंदर फेस है कि मैं प्लास्टिक सर्जरी कर उसे खराब नहीं करना चाहता। वो बोलती है तुम्हें इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए, अगर तुम्हें उसकी हेल्प करनी है तो उसे लीगल हेल्प दो, उसके लिए कोई वकील ढूंढ दो। फेस चेंज कर कोई सोल्यूशन नहीं मिलने वाला, क्योंकि आईडी की जरूरत तो उसे बाद में भी पड़ेगी ना, और कैसे ना कैसे कर उसका पति उसे ढूंढ ही लेगा। उसके बाद उसका पति तुम्हारे ऊपर भी केस कर सकता है क्योंकि तुमने उसकी वाइफ की फेक आइडेंटिटी क्रिएट की। इधर ये मैरी को घर ले जाने के बजाय इधर लेकर आ जाता है और उसे बोलता है तुम्हें मालूम है ना तुम मेरी मोम से बिल्कुल भी अलग नहीं हो, तुम बिल्कुल वही कर रही हो जो वो करती थी। तुम वैसे क्यों नहीं रहती जैसे बाकी सब फैमिलीज रहती हैं। बोलती है क्या तुम वैसे रहते हो, क्या बाकी के पति अपनी वाइफ की फैमिली को ट्रिक कर उसको अपने पास जबरदस्ती रखते हैं। वो बोलता है अच्छा मैं तुम्हारे हिसाब से नहीं रहता पर तुम रहती हो क्या, एक बार ट्राई कर तो देखो जैसे मैं तुम्हें रखना चाहता हूँ। वो बोलती है मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा डरती हूँ और तुम्हें अब मेरा पीछा छोड़ देना चाहिए क्योंकि हम दोनों के बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है। इधर जून अब्रॉड जाने से पहले अपनी वाइफ से मिलने के लिए आता है जो असल में उसकी वाइफ होती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपनी एनिवर्सरी पर अपनी वाइफ को एक गिफ्ट देता है, लेकिन उसकी वाइफ को तो उसमें जरा भी इंटरेस्ट नहीं था, उसे तो वहाँ से जल्दी जाने की लगी हुई होती है। बोलती है मुझे अपनी बिजनेस ट्रिप के लिए जाना है। तभी उसे एक फोन आता है जिसके बाद वो जाने लगती है। जून बोलता है क्या मैं तुम्हें छोड़ दूं, लेकिन वो मना कर देती है।
जिसके बाद उसे लगने लग जाता है शायद उसकी वाइफ उसे धोखा दे रही है, लेकिन वो फिर भी उसे कुछ नहीं बोलता। उसकी वाइफ उसे छोड़कर चली जाती है, जबकि उसने अपनी वाइफ के साथ मूवी देखने का भी प्लान बनाया था और उसकी वाइफ अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमना स्टार्ट कर देती है। ये दोनों कार में ही रोमांस कर रहे होते हैं। इस चक्कर में इन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। इस वजह से जुन की वाइफ कोमा में चली गई थी। हॉस्पिटल से जैसे ही कॉल आता है वो भाग कर जाता है और डॉक्टर को बोलता है, मैं एक सर्जन हूँ, मैं अपनी वाइफ का इलाज खुद करना चाहता हूँ, लेकिन किसी ने इसे मौका ही नहीं दिया। अब्रॉड जाने से पहले वो अपनी फ्रेंड से भी मिलता है जो कि उसकी कलीग भी होती है। वो उसे बोलता है, मैं अब्रॉड जा रहा हूँ, तुम पीछे से मेरी वाइफ का ध्यान रखना और साथ ही उस लड़की का भी जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। शायद वो मुझे फोन करे और मैं यहाँ ना मिलूं तो तुम उसे बता देना। अगर उसे कहीं छुपने की जगह चाहिए हो तो उसे मेरे घर पर भेज देना। ये बोलती है, तुम्हें उस पर इतना ज्यादा ट्रस्ट है कि तुम उसे अपना घर ऑफर कर रहे हो। इधर मैरी देखती है आज उसका पति उसके लिए गन लेकर आया है। वो बोलता है, देखो जरा, मैंने तुम्हारे लिए एक नया गिफ्ट खरीदा है, तुम्हें ये पसंद तो आया ना? लेकिन वो तो बहुत ही ज्यादा डर जाती है, जिसके बाद वो उसमें गोलियां भरना शुरू कर देता है। तुम्हें मालूम है ना मेरी मोम की डेथ कैसे हुई थी? वो भी तुम्हारी तरह हमेशा घर से भागने की फिराक में रहती थी और मेरे डैड उन्हें पकड़ कर लाते थे, लेकिन वो फिर से भाग जाती थी और एक दिन वो ऐसे ही मर गई। उस टाइम पर मैंने अपने डैड से पूछा था कि उन्होंने मोम को मार क्यों दिया, आप हमेशा उनके साथ ऐसे चिपके क्यों रहते हैं? और मेरे डैड ने कहा था क्योंकि वो मेरी थी। तब तो मुझे समझ नहीं आया, लेकिन जब मैं तुमसे मिला तो मुझे समझ आ गया। उन्होंने एकदम सही किया था। इनडायरेक्टली वो तो उसे धमकी दे रहा होता है कि जैसा उसकी मोम के साथ हुआ था वैसा इसके साथ भी हो सकता है। उसके बाद वो उसे सिखाने लग जाता है कि निशाना कैसे लगाया जाता है और बोलता है, जब शिकार एक जगह पर बैठा होता है ना तब मुझे उसे मारने में मजा नहीं आता। जिस टाइम पर वो उड़ जाता है ना तो उसे उड़ते हुए मारने में ज्यादा मजा आता है। इसलिए तुम यहाँ से भागने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुम्हारे लिए तोहफा तो लेकर आ ही गया हूँ। मैरी आज फिर से अपनी मोम से मिलने के लिए आई होती है, लेकिन इस बार उसका पति अपनी स्टेप मोम को भी उसके साथ भेजता है। वो उसे बोलती है, इस घर को वारिस देना तुम्हारी ड्यूटी है, इसलिए तुम्हें अपनी ड्यूटी पूरी करनी चाहिए। अगर तुम्हें काम नहीं मिला होता तो तुम्हारी मोम की देखभाल कौन करवाता? उन्हें इतने अच्छे सेरोटोनियम में कौन भिजवाता? जिसके बाद वो उसे सेरोटोनियम के बाहर छोड़कर चली जाती हैं। जिसके बाद सबसे पहले मैरी जुन को कॉल करती है। फोन उसकी फ्रेंड उठाती है, वो उसे बताती है वो यहाँ पर नहीं है और वो समझ जाती है शायद ये वही पेशेंट है जिसके बारे में जुन ने उसे बताया था। वो बोलती है, जुन तुम्हारी हेल्प करना चाहता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा काइंड हार्टेड है, लेकिन वो तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। तुम समझ रही हो ना, तुम भी नहीं चाहती होगी कि तुम्हारी वजह से वो फंस जाए। जिसके बाद उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है और वो फिर से वहाँ से भागने का डिसाइड करती है, लेकिन इस बार चुपके से वो सबसे पहले अपनी मोम को वहाँ से बाहर निकालती है। एक्चुअली में उनकी मेंटल कंडीशन काफी ज्यादा खराब थी, इसलिए मैरी उन्हें बोलती है, हम एक नई जगह पर जा रहे हैं जिसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं होगा। इधर कांग जो अपने डैड के साथ बिजनेस की बातें कर रहा था, तभी उसे पता चलता है उसकी वाइफ फिर से भाग गई है, लेकिन वो इस बारे में अपने डैड को कुछ भी पता नहीं लगने देता। फिर मैरी अपनी मोम को एक सेफ जगह पर छोड़कर चली जाती है। इवन उसने वहाँ की ओनर को भी बोल दिया था इनके बारे में किसी भी बाहर वाले को पता नहीं लगना चाहिए। इधर कांग को पता चल जाता है कि वो अपनी कार को यहीं छोड़ कर गई है और अपनी मोम को अपने साथ ले गई है। इवन उसने मैरी श्रिंग को भी वहीं पर छोड़ दिया था। दूसरी तरफ जुन की वाइफ जो कि कोमा में होती है, उसकी अचानक से डेथ हो जाती है। जुन भी अब्रोड से वापस आया ही होता है, तभी उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ की डेथ हो गई है। मैरी ने अभी तक अपना फोन भी स्विच ऑफ कर रखा होता है, इसलिए कांग उसे ट्रैक भी नहीं कर पा रहा था, लेकिन तभी वो अपना फोन ऑन कर देती है जिसके बारे में कांग को पता चल जाता है। इसके बाद वो फिर से मैरी को ट्रैक करना स्टार्ट कर देता है, जिसके बाद ये अपने आईडी कार्ड को एक बैग में रखती है और उस बैग को लेकर यहाँ पर आ जाती है और साथ में अपने सैंडल भी रखती है और बोलती है, बाय मैरी। अर्जुन अपनी वाइफ के जाने के गम में बहुत ही ज्यादा पागल हो जाता है। दूसरी तरफ कांग को भी पता चलता है कि मैरी उससे इतनी ज्यादा दुखी हो गई थी कि उसने सुसाइड कर लिया है और यहीं पर कूद गई है, क्योंकि उसका बैग और सैंडल यहीं पर रखे हुए थे। इधर जुन को इस बात का रिग्रेट था, अगर मैंने अपनी वाइफ की सर्जरी खुद की होती तो शायद वो जिंदा होती। दूसरी तरफ कांग को लग रहा होता है जरूर मेरी वाइफ मरी नहीं है। वो उसे जंगलों में ढूंढना शुरू कर देता है जहाँ पर मैरी सच में होती है, उस बैग को लेकर जिसमें उसने अपने पैसे और आईडी रखी हुई होती है, लेकिन वो यहीं पर छूट जाता है। जैसे ही मैरी उसे लेने की कोशिश करती है, तभी वहाँ पर उसका हस्बैंड पहुँच जाता है,
जो कि इसे चिल्ला चिल्ला कर ढूंढ रहा होता है। इसलिए मैरी अपना बैग लिए बिना ही वहाँ से चली जाती है और रोड पर आकर कार को रोकने की कोशिश करती है। जब कोई कार नहीं रुकती तो वो अपने आप ही किसी कार के सामने आ जाती है और इत्तेफाक से ये कार जुन की ही होती है, जो कि अपनी वाइफ के फ्यूनरल से अभी आया ही होता है। मैरी का हस्बैंड भी उसे ढूंढते हुए वहाँ पर पहुँचता है, लेकिन तब तक जुन की कार वहाँ से जा चुकी होती है। जुन उससे पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही थी? वो बोलती है, मैंने अपने हस्बैंड को चकमा दिया कि मेरी डेथ हो चुकी है। सिर्फ यही एक तरीका था उसे रोकने का, वरना वो हमेशा मुझे ढूंढता रहता। जुन उसे बोलता है, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। इधर कांग डिसाइड करता है कि मैं अपनी वाइफ को ढूंढ कर ही रहूंगा, क्योंकि उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है। इधर मैरी उससे पूछती है, तुमने अचानक से मेरी हेल्प करने का फैसला क्यों लिया? वो बोलता है, क्योंकि मैं अपने सामने किसी और की मौत होते हुए नहीं देखना चाहता, जिससे कि बाद में मुझे रिग्रेट ना हो कि मैंने कुछ किया नहीं। सर्जरी से पहले वो उसे बोलती है, मेरा नाम तो पूछ लो, मेरा नाम मैरी है। मैं नहीं चाहती तुम ऐसे बंदे की सर्जरी करो जिसका तुम्हें नाम भी नहीं पता। एक्चुअली में जुन बहुत ही ज्यादा काइंड हार्टेड था। वो मैरी की सर्जरी कर रहा है, इस बात का वो किसी को भी पता नहीं लगने देना चाहता था, इसलिए वो सारे स्टाफ को भेज देता है, ये बोलकर कि वो एक वीआईपी पेशेंट है जो नहीं चाहता कि किसी को उसकी आइडेंटिटी के बारे में पता चले। जुन उसे पूछता है, बताओ तुम्हें किसके जैसा फेस चाहिए? मैरी बोलती है, तुम बस मेरा फेस चेंज कर दो, तुम्हारी मर्जी है। जुन सर्जरी करते हुए भी बस अपनी वाइफ के बारे में ही सोच रहा होता है, जो कि उससे पूछ रही होती है, रोजमेरी का मीनिंग क्या होता है? वो उसे बताता है, रोजमेरी का मतलब है कि हमेशा तुम मुझे अपनी यादों में याद रखो। और उसकी वाइफ बोलती है, ये कितना ज्यादा बोरिंग है ना, हमेशा किसी की यादों में याद रहना। इधर कांग अपनी वाइफ की पेंटिंग के पास आता है और उन्हें ही निहारे जा रहा होता है। दूसरी तरफ मैरी की सर्जरी हो जाती है, लेकिन जब वो उसका फेस देखता है तो एकदम से शॉक हो जाता है। मैरी को लगता है शायद सर्जरी अच्छी नहीं गई, इसलिए उसे बोलती है, कोई बात नहीं, अगर मैं बुरी भी दिखती हूँ तो मुझे बस इस बात की खुशी है कि मेरा फेस चेंज हो गया। लेकिन जुन तो उसे बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। मैरी अपना फेस देखती है और शॉक हो जाती है, चलो मेरा फेस तो चेंज हो ही गया है, अब मेरा पति मुझे ढूंढ नहीं पाएगा, अब मैं उसके पिंजरे से आजाद हो चुकी हूँ। लेकिन इधर कांग के आदमियों को मैरी का वो बैग मिल जाता है, जिसमें उसके पैसे और आइडेंटिटी कार्ड होता है। इधर जुन को काफी ज्यादा अफसोस हो रहा था, क्योंकि उसने अपनी वाइफ का फेस ही मैरी को दे दिया था। वो अपनी वाइफ को सॉरी बोलता है, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। पर सर्जरी करते वक्त वो बस उसी के बारे में सोच रहा था, इसलिए गलती से वो उसे अपनी वाइफ का फेस दे देता है। इधर कांग जैसे ही पैसे देखता है तो उसे समझ में आ जाता है उसकी वाइफ यहाँ पर मरने के लिए तो नहीं आई थी, यानी कि वो भाग गई है। लेकिन इसे इस बात की खुशी थी, खैर वो जिंदा तो है, ढूंढ तो मैं उसे लूंगा ही। इधर मैरी जुन को बोलती है, क्या तुम्हें मेरा फेस अच्छा नहीं लगा? जुन बोलता है, ऐसी बात नहीं है, मुझे तुम्हारा फेस काफी ज्यादा अच्छा लगा और अब तुम हमेशा स्माइल करती रहना, कभी भी इस फेस को सैड मत होने देना। इधर कांग के पास मैरी की मोम भी नहीं थी, जिस वजह से वो मैरी को ढूंढ पाता। तभी उसे याद आता है, मैरी जब उसके पास लास्ट टाइम आई थी तो उसने एक अलग ड्रेस पहन रखी होती है, जो उसने उसे खरीद कर नहीं दी थी। इसलिए वो एक डिटेक्टिव को हायर करता है और उसे बोलता है, ये ड्रेस किसी की भी हो उसे ढूंढो, इस ड्रेस बनाने वाले से पता करो कितने बंदों ने ऐसी ड्रेस खरीदी है, उसके बाद उन बंदों को चेक करना, और जिसके पास भी वो ड्रेस नहीं मिली इसका मतलब वो मेरी वाइफ से रिलेटेड है, जरूर उसने कभी मेरी वाइफ की हेल्प की होगी। और वो अपने सारे चमचों को बोल देता है, इस बारे में मेरे डैड को बिल्कुल भी पता नहीं लगना चाहिए। इधर मैरी इस सिटी को छोड़कर जा रही होती है, इवन वो जिनके पास एक नोट भी छोड़कर गई थी, जैसा तुमने कहा था, मैं इस फेस पर हमेशा स्माइल रखूंगी। तभी उसकी फ्रेंड आकर बोलती है, सारे स्टाफ वाले बातें कर रहे हैं कि तुमने कल रात किसी वीआईपी की प्लास्टिक सर्जरी की है, कम से कम तुम मुझे तो बता ही सकते थे ना। लेकिन वो उसे भी नहीं बताता और पूछता है, तुम्हें उस पेंटिंग की ओनर मिली क्या? वो बोलती है, पता करने पर मुझे पता चला कि उस पेंटर ने पेंटिंग करना ही छोड़ दिया है, अपने कुछ पर्सनल रीजन की वजह से। इधर मैरी निकल तो जाती है, लेकिन तभी उसे याद आता है उसने अपना आईडी कार्ड और पैसे तो वहीं छोड़ दिए थे। इसके बाद वो उसे लेने के लिए जाती है, लेकिन वो देखती है वहाँ पर उसके हस्बैंड के आदमी उसे ही ढूंढ रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।